पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि टेस्ट सेट को पहले हम अलग क्यों कर रहे हैं। तो टेस्ट सेट को अब बनाना कैसे है। तो टेस्ट सेट को बनाने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, स्प्लिट ट्रेंड टेस्ट। तो मैंने लिखा है डिफाइन स्प्लिट ट्रेंड टेस्ट। इसमें दो पैरामीटर्स यूज करें, डेटा और टेस्ट रेशियो। डेटा को जिस रेशियो में डिवाइड करना है उसके लिए टेस्ट रेशियो है। फॉर एग्जांपल, अगर टेस्ट रेशियो की वैल्यू 0.2 है, इसका मतलब टेस्टिंग डेटा 20% हो जाएगा डेटा का, और रिमेनिंग 80% ट्रेनिंग डेटा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि वो अरेज और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हैंडल कर सकता है। उसके बाद एक इंस्टेंस, एक वेरिएबल बनाया है शफल्ड इंडाइसेस। तो शफल्ड इंडाइसेस में हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली जो भी डेटा की लेंथ है, np.random.permutation लेंथ ऑफ डेटा, उसको हम रैंडमली शफल कर दे रहे हैं। अब टेस्ट सेट साइज हमें सेट करना है। साइज टेस्ट का हम लेंगे टेस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग, जो भी हमें टेस्टिंग डेटा बनाना है। फॉर एग्जांपल, हम टेस्ट रेशियो 0.5 भी ले सकते हैं, जिसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा 50-50% डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन यूजुअली ऐसा किया जाता है कि जो टेस्टिंग डेटा होता है वो टोटल डेटा का ओनली 20 या 30% लिया जाता है। इसलिए हम भी टेस्ट रेशियो 0.2 लेंगे, और उससे हमारा जो भी टेस्ट सेट साइज है वो सेट हो जाएगा। तो फिर हम टेस्ट इंडाइसेस और ट्रेनिंग इंडाइसेस, यानी कि टेस्ट सैंपल्स और ट्रेनिंग सैंपल्स अलग अलग कर लेंगे। तो टेस्ट सेट साइज तक जितना डेटा होगा वो हमारा टेस्ट इंडाइसेस होगा, और टेस्ट सेट साइज के बाद जितना डेटा होगा वो हमारा ट्रेनिंग डेटा होगा। तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा ट्रेनिंग इंडाइसेस और हमें टेस्ट इंडाइसेस। इसके बाद अब इस फंक्शन को यूज करके स्प्लिट ट्रेंड टेस्ट, यहाँ पे मैंने डेटा दे दिया, और जैसा कि कहा था डेटा और टेस्ट रेशियो हमें देना है। टेस्ट रेशियो दे दिया, डेटा है हाउसिंग और टेस्ट रेशियो है 0.2। तो डेटा दे दिया और रेशियो दे दिया, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट यहाँ पर बन जाएगा। अब इसमें समस्या ये है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। इसको हम जितनी भी बार रन करेंगे तो रन करने पे हमेशा अलग अलग तरह से शफलिंग होगी। फॉर एग्जांपल, हो सकता है पहली बार टेस्ट सेट में अलग डेटा है, दूसरी बार हम रन करेंगे तो टेस्ट सेट में अलग डेटा है। लेकिन अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टार्टिंग में एक रैंडम सीड बनानी पड़ेगी। रैंडम सीड का मतलब ये होता है कि वो फिक्स कर देगा, कोडिंग में हम जैसे ही रैंडम सीड लिखेंगे तो वो फिक्स कर देगा कि हमारे जो भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस टेस्ट साइड गए हैं और जो भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमारे ट्रेनिंग साइड गए हैं वो एज इट इज़ लॉक हो जाएं। तो अभी हम लेंथ चेक कर लेते हैं कि हमारे ट्रेनिंग सेट की लेंथ कितनी है और टेस्ट सेट की लेंथ कितनी है। इसने उतने में ही 20,600 कुछ रोज थी हमारे पास डेटा की। तो उसमें से जैसे ही हमने लेंथ, ये वाला हमने फंक्शन जैसे ही रन करा तो हम देख पा रहे हैं कि 16,512 इंस्टेंस हमारे ट्रेनिंग है और 4,128 हमारे टेस्ट सेट के इंस्टेंसेस हैं, यानी कि टेस्ट सेट का डेटा है। अभी ये फंक्शन, इसको कंप्लीट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जो अभी प्रीवियस हमने इस फंक्शन को यूज़ करा, स्प्लिट ट्रेंड टेस्ट, ये फंक्शन हमने खुद बनाया था, इसको हमने खुद डिफाइन करा था। लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ एसके लर्न मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट कर सकते हो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। और ये स्प्लिट करने के बाद आपको सिर्फ टेस्ट साइज लिखना है, एक रैंडम स्टेट डिफाइन करना है जिससे कि बार बार रन करने पे हमारा डेटा चेंज ना हो, और सीधे हमें ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट इस फंक्शन में अपना हाउसिंग डेटा देना है, अपना टेस्ट साइज देना है और रैंडम स्टेट देना है। तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन हमारा ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट बना देगा। लेकिन ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट हमें इस तरह ही रैंडमली नहीं बना लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करना चाहिए। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है?
मान लेते हैं जो भी हमारा डेटा है उसमें अलग अलग तरह के सैंपल्स हैं, तो वो सभी सैंपल हमारे ट्रेनिंग सेट में भी आने चाहिए, वो सभी सैंपल हमारे टेस्टिंग सेट में भी आने चाहिए। इस बात को मैं आसानी से कोडिंग के थ्रू समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, हम एक नया अपने डेटा सेट में वेरिएबल ऐड करते हैं जिसको हम इनकम कैटेगरी नाम देते हैं, यानी कि नया फीचर हम ऐड कर रहे हैं। इस इनकम कैटेगरी में जो हमारा पुराना फीचर था मीडियन इनकम, हम उसके 6 पार्ट्स कर रहे हैं। तो हम उसके पार्ट कर रहे हैं कि इनकम पहले तो 0 से लेकर 1.5 लाख तक जिनकी इनकम है, फिर 1.5 से 3 तक जिनकी इनकम है, 3 से 4.5 तक जिनकी इनकम है, और 4.5 से 6 या 6 के ऊपर जिनकी इनकम है। तो हम ऐसे 5 लेबल्स बना रहे हैं। तो हमने मीडियन इनकम से एक नया फीचर बनाया जिसका हमने इनकम कैटेगरी नाम लिखा, और वहां पे हमने जो भी इनकम है जिसकी, उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा। तो अब हम जानते हैं कि ये पांचों कैटेगरी हमें, क्योंकि हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, हमें हाउस प्राइसिंग बतानी है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत हद तक ये प्राइसिंग इनकम पे भी डिपेंड करेगी। तो जिस वजह से इनकम एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसलिए हमने इनकम इस फीचर को 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमने इस फीचर को हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो जो भी हमारा डेटा है वो इन 5 कैटेगरीज में है, जिनकी भी इनकम इन 5 कैटेगरीज में आती है। तो जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसमें भी ये सारे सैंपल्स जाने चाहिए, और जो हमारा टेस्टिंग डेटा है उसमें भी ये सारे सैंपल जाने चाहिए। इस चीज को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब ही ये है कि जो हमारा टेस्ट डेटा है वो इस योग्य होना चाहिए कि वो पूरी जो पॉपुलेशन है डेटा सेट की उसे रिप्रेजेंट कर सके, ना कि सिर्फ डेटा का एक कटा हुआ हिस्सा हो। तो हमने ये तो समझ लिया कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती क्या है। अब हम उसे इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्ट्रेटिफाइड शफल स्प्लिट। ये हम इंपोर्ट कर सकते हैं एसके-लर्न मॉडल सिलेक्शन से। अब जो हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो इस फंक्शन में स्ट्रेटिफाइड शफल स्प्लिट में हमें 3 पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं। रैंडम स्टेट, जिससे कि जब हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करें तो बार बार हमारा डेटा चेंज ना हो। टेस्ट साइज, जो कि बताना ज़रूरी है कि टेस्ट का कितना साइज होना चाहिए। और नंबर ऑफ स्प्लिट्स, तो कितनी बार स्प्लिट करना है, एक बार स्प्लिट करना है। फिर फॉर लूप में हम ये बता रहे हैं अगले स्टेप में कि जो स्प्लिट है, जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, वो हमें किस बेसिस पे करनी है। तो वो हमें करनी है इनकम कैटेगरी, इस फीचर के बेसिस पे जो हमने इसके पहले बनाया था मीडियन इनकम से। वो करने के बाद फिर हम अब ट्रेनिंग इंडाइसेस को और टेस्ट इंडाइसेस को सेपरेट कर सकते हैं और उन्हें स्टोर करा सकते हैं स्ट्रेटिफाइड अंडर स्कोर ट्रेन सेट में और स्ट्रेटिफाइड अंडर स्कोर टेस्ट अंडर स्कोर सेट में। यानी कि हम इन दो वेरिएबल में, ट्रेन सेट वाले में ट्रेनिंग इंडाइसेस और टेस्ट सेट वाले में टेस्टिंग इंडाइसेस को सेव करा ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर ली है। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करने के बाद हमें इनकम कैटेगरी जो हमने फीचर बनाया था उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो हमने उसे ड्रॉप कर दिया। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। कोड पहले से ही इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मैं इसकी मीनिंग समझाने में आपको कर सकूं, क्योंकि लगभग ये सारे काम आपको हर ही प्रोजेक्ट में करने रहेंगे। तो थोड़ा सा और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। डेटा को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने घर किस लोकेशन में इस्टेब्लिश्ड हैं। सबसे पहले हमने ट्रेनिंग डेटा जो हमने बनाया था उसकी एक कॉपी करके हाउसिंग नाम के इंस्टेंस में सेव करा लिया। अब हम ट्रेनिंग डेटा को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में
रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने स्कैटर प्लॉट का सिलेक्शन करा है। अभी तक हमने सिर्फ कहाँ कहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, सिर्फ वो हमने मेंशन करा है इस ग्राफ में। अगर हमें ये देखना है कि किस एरिया में डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वहाँ पे हम एक और वेरिएबल है अल्फ़ा, वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 रखी। अब हम देख सकते हैं जो डार्क एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, और जो थोड़ा लाइटर एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। लेकिन इस डेटा को हमें और अच्छे से विजुअलाइज करना है कि कहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली घर हैं और कहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा है। तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अलावा हम दूसरे वेरिएबल भी रख सकते हैं, जैसे कि मीडियन हाउस वैल्यू। मीडियन हाउस वैल्यू, कहाँ पे किस घर की कीमत कितनी ज़्यादा है। और एक और वेरिएबल हम रख सकते हैं जो कि है पॉपुलेशन। यहाँ पे हमें अल्फा इक्वल टू 0.4 करना है। अल्फा का काम सिर्फ ये है कि हर चीज को अलग कलर्स में रिप्रेजेंट करना। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी के अलावा जिस घर की जितनी वैल्यू है उस हिसाब से उसकी कलरिंग है। तो हम देख सकते हैं जो हाईएस्ट अमाउंट वाला, हाईएस्ट प्राइस वाला जो घर है वो लगभग 50 लाख के आसपास है, या $5 लाख के आसपास है। क्योंकि ये डेटा यूएसए बेस्ड है तो उनकी इनकम में है। तो ये जो डेटा है हम देख सकते हैं कि नीचे साइड जितने भी घर हैं साउथ की तरफ में, तो साउथ की तरफ में जो भी घर हैं उनकी वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा है, उनकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। जैसे ही हम नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में इतनी ज़्यादा हाउस की वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने डेटा की मैथमेटिक्स देखी थी कि किसका मीन कितना है, किस फीचर का मीडियन कितना है। अभी हम इस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें डेटा से इंफॉर्मेशन मिल सके।